हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 काफ़ी लंबे वक्त तक चला था, पर ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 जितने घातक परिणाम नहीं हुए थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान वेस्टर्न फ्रंट में जितने सिपाही मारे गए थे उनका आंकड़ा लगाना मुश्किल था। रिपोर्ट्स के अनुसार वो सही आंकड़े नहीं थे। लाशों की गिनती करना आसान था, पर जो लोग लापता हो गए और बॉम्बिंग के दौरान मारे गए, जिनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो टुकड़ों को गिन पाना मुश्किल था। वेस्टर्न फ्रंट यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का मेन थिएटर था। मेन थिएटर कह ले या मौत का थिएटर, दोनों में कोई अंतर नहीं था, जो कि नॉर्थर्न फ्रांस में स्थित था। दोनों तरफ से फ्रांस और जर्मनी ने अपने ट्रेंचेस बना रखे थे, और जो उनके बीच की खाली ज़मीन थी उसे नो मैन्स लैंड कहा जाता था, यानी कि एक तरह से वेस्ट लैंड, जिस पे न तो फ्रांस का हक था और ना ही जर्मनी का। अगर गलती से कोई सोल्जर्स नो मैन्स लैंड में दाखिल हो जाता था तो उसकी मौत निश्चित थी, क्योंकि ट्रेंचेस में हर वक्त सोल्जर्स निगरानी पर होते थे। दिन भर युद्ध चलता और रात होते ही सब एकदम से शांत हो जाता, क्योंकि रात में युद्ध करना काफ़ी मुश्किल था। अगस्त 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब जर्मन आर्मी ने फ्रांस के 2 बड़े शहरों को अपने कब्जे में ले लिया, लग्जमबर्ग और बेल्जियम, और देखते देखते उसने फ्रांस के सबसे मुख्य इंडस्ट्रियल रीजन्स को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। आपको उस वक्त के ट्रेंचेस की तस्वीरें मिल जाएगी, जो कि काफ़ी दिल दहला देने वाली थी। कई सोल्जर्स वेस्टर्न फ्रंट में आने के बाद वहाँ से भागने की कोशिश करते, क्योंकि वहाँ का मंजर काफ़ी खौफनाक था, पर ये देख उनकी आर्मी ही उन्हें मार दिया करती थी। आखिर आर्मी अपने ही सोल्जर्स को क्यों मार देती थी, इस टॉपिक पर मैं एक अलग से एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर बनी मेरी अब तक की देखी जाने वाली बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। इसमें हमें वेस्टर्न फ्रंट में होने वाली घटनाओं को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। तो चलिए कहानी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत वेस्टर्न फ्रंट से होती है, जहां अभी भी जंग जारी था। वहां हम नो मैन्स लैंड में सोल्जर्स की लाशें बिछी हुई देखते हैं। हर तरफ बमबारी से धुआं धुआं हुआ है, कुछ भी साफ देख पाना मुश्किल था। ट्रेंचेस में कुछ जर्मन सोल्जर्स डर कर बैठे हैं। उनका जनरल उन्हें बाहर निकालकर फ्रेंच ट्रेंचेस की तरफ बढ़ने को कहता है। फ्रांस के पास आधुनिक मशीन गन्स थी, जिसकी मदद से वो लगातार हमले किए जा रहे थे और उनके ट्रेंचेस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। यहाँ हम देखते हैं वहाँ मारे गए जर्मन सोल्जर्स की लाशों को वही ताबूत में दफनाया जा रहा है। दफनाने से पहले उनके शरीर से यूनिफॉर्म उतार ली जाती थी। वो कपड़े खून से सने होते थे। फिर उनके कपड़ों का गट्ठर बनाकर ट्रेन में रख दिया जाता। ट्रेन उसे लॉन्ड्री के लिए ले जाती। हम देखते हैं उन कपड़ों को धोते वक्त वो पानी पूरी तरह से लाल हो गया था। उनके कपड़ों में कई बुलेट्स मार्क होते थे, जिन्हें ऑल्टर किया जाता और फिर उन्हें भेज दिया जाता जो नए सोल्जर्स जंग के लिए ज्वाइन हो रहे हैं। साल 1917, नॉर्थर्न जर्मनी, पतझड़ का मौसम, जंग का तीसरा साल। हम एक युवक को साइकिल पर बैठा हुआ तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देखते हैं। उस लड़के का नाम पॉल है। पॉल अपने स्कूल की तरफ आता है और अपने दोस्तों से मिलता है, फ्रांज, एल्बर्ट और लुडविग, जिन्हें जंग में भेजा जा रहा था। पर पॉल उदास है, क्योंकि उसके घर वाले उसे जंग में जाने की इजाज़त नहीं दे रहे, क्योंकि उसकी उम्र अभी 17 साल है। एल्बर्ट कहता है, घर पे बैठने से अच्छा चलो हमारे साथ जंग के मज़े लो। वो सभी जंग में जाने को काफ़ी उत्साहित थे। एल्बर्ट कहता है कि तुम आवेदन पत्र पर अपने पिता की जाली सिग्नेचर कर दो। पॉल को उसका सुझाव पसंद आया और उसने ठीक वैसा ही किया। अब जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि वो अपने दोस्तों के बिना तो यहाँ नहीं रहने वाला। जंग में जाने से पहले उसी दिन स्कूल में एक मिलिट्री जनरल आया था। वो सभी नौजवानों को जंग में जाने के लिए एक देशभक्ति से भरी हुई स्पीच सुनाता है, पर उन चारों को उसमें कोई खास रुचि नहीं थी। उन्हें तो किसी तरह बस जंग में पहुंचना था। अगले दृश्य में हम देखते हैं सभी सोल्जर्स को उनके आवेदन पत्र देकर उन्हें यूनिफॉर्म दिया जा रहा है। पॉल देखता है उसके यूनिफॉर्म पर किसी और का नाम है। वो इस बारे में उस सोल्जर से पूछता है, शायद गलती से उसने किसी और का यूनिफॉर्म मुझे दे दिया हो, पर वो सोल्जर उस नाम को निकाल के फेंक देता है। ये जंग में मारे गए सोल्जर्स की यूनिफॉर्म थी, जो दृश्य हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उन चारों की खुशी देख ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ उनके स्वागत का सारा इंतज़ाम किए हुए हैं।
हम देखते हैं सब खुशी से मार्च करते हुए वेस्टर्न फ्रंट की तरफ निकल रहे हैं, इस बात से अनजान कि वहाँ मौत बाहें फैलाए हुए उनका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि बीते 3 सालों में उन्होंने सिर्फ वेस्टर्न फ्रंट के किस्से कहानियाँ ही सुने थे। वेस्टर्न फ्रंट से लौटने वालों की संख्या 10 में से 1 होती थी। हम नॉर्थर्न फ्रांस का दृश्य देखते हैं, जहाँ से वेस्टर्न फ्रंट सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर था। जर्मनी के सोल्जर्स का काफिला उसी तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वो जर्मन कैंप पहुंच जाते हैं, जहां घायल सोल्जर्स का इलाज चल रहा है, जहां से वेस्टर्न फ्रंट 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां डॉक्टर के हाथ और कपड़े खून से सने थे। वो सभी ट्रक को रुकवाते हैं और सभी सोल्जर्स को निकलने को कहता है, ताकि वो घायल सोल्जर्स को ट्रीटमेंट के लिए अच्छे मेडिकल सेंटर ले जा सके। वहाँ से सभी सोल्जर्स पैदल वेस्टर्न फ्रंट की तरफ निकल पड़ते हैं। वो जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ फ्रांस के फाइटर प्लेन्स बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं, पर किसी को कोई चोट नहीं आती। वो कैप्टन सभी को गैस मास्क पहनने को कहता है, क्योंकि बॉम्ब्स में एक जहरीली गैस होती है जिससे जान भी जा सकती है, एक तरह का केमिकल वेपन। हालांकि उस बॉम्ब में कोई गैस नहीं थी, फिर भी वो उन्हें सतर्क रहने को कहता है। पॉल अपने दोस्त लुडविग को मास्क पहनाने लगता है, जिससे उसे मास्क पहनने में देर हो जाती है और कैप्टन पॉल पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि पॉल आज रात तक अपना मास्क नहीं उतारेगा, यही उसकी पनिशमेंट है। आगे थोड़ी दूरी पर जर्मन ट्रेंचेस थे, जहां से वेस्टर्न फ्रंट शुरू होता है। वहां से उठने वाले बॉम्बबारी के धुएं को हम साफ देख पाते हैं। थोड़ी देर में सब वहां पहुंच जाते हैं। बारिश जोरों की होने लगी थी और जंग भी जारी था। बारिश की वजह से ट्रेंचेस में पानी भरने लगा था। कैप्टन पॉल का मास्क निकाल देता है। उसके बाद पॉल एक गहरी सांस लेता है। वहीं पीछे बैठा हुआ एक सोल्जर पॉल से बात करना शुरू करता है। उसका नाम कैट है, जो कि उस ट्रेंच का काफ़ी पुराना सिपाही था, शायद साल भर या उससे भी ज़्यादा। वहाँ सभी सोल्जर्स पानी को ट्रेंचेस से बाहर निकालकर फेंक रहे थे, क्योंकि कुछ देर में रात होने वाली थी। उनके पास कोई बकेट भी नहीं थी। वो उस पानी को अपने हेलमेट से निकालकर फेंक रहे थे, जिसकी वजह से उनके हाथ सुन्न पड़ जा रहे थे। कैट उन्हें बताता है कि अपनी पैंट की जिप खोलकर हाथ उसमें डालो, जिसकी हीट की वजह से हाथ नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। कैट वहाँ पुराना था और उम्र में चारों से बड़ा भी, तो उसे इसकी बेहतर जानकारी थी। कुछ ही देर में वहाँ रात हो जाती है और बारिश भी रुक गई। हर तरफ एक खामोशी छा गई। रात एल्बर्ट और पॉल निगरानी पर होते हैं। तभी वहाँ फ्रेंच प्लेन्स बॉम्बिंग शुरू कर देते हैं। कैट सभी को बंकर के भीतर जाने को कहता है। वो सभी वहीं छिप जाते हैं। अब चारों डरने लगे थे, क्योंकि उनकी सोच से ये जगह बिल्कुल अलग थी। हर तरफ बस मौत और शोर था। लुडविग रोने लगता है। शायद यहाँ आकर उसने गलती कर दी, वो ये और नहीं कर सकता। वहाँ एक सोल्जर था। वो डर कर भागने लगता है। कैट उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकता। वो जैसे ही बंकर से बाहर जाता है, बॉम्ब की वजह से उसके टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं बॉम्बिंग की मार बंकर ज़्यादा देर तक नहीं झेल पाता और वो कुछ ही देर में नीचे धंस जाता है। सुबह हम देखते हैं उसके दोस्त पॉल को बंकर के ढेर से बाहर निकालते हैं। रात पॉल वहाँ से नहीं निकल पाया था। पॉल कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसी जगह है। क्या उसने अपना सब कुछ इसके लिए दांव पर लगा दिया? सुबह कैट पॉल को देखता, चेहरे पर राख जमी हुई और थका हुआ। उसे पॉल के लिए काफ़ी दुख होता है, क्योंकि वो उससे काफ़ी छोटा था और जीवन में काफ़ी कुछ करने को बाकी था। वो उसे अपने पास से ब्रेड खाने को देता है। एक सोल्जर पॉल को एक बैग लाकर देता है और उसमें सभी मरे हुए सोल्जर्स के बैचेस को इकट्ठा करने को कहता है। उन बैचेस पर सोल्जर्स के नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ होता था और वो इस चीज़ को रिकॉर्ड करते थे, जिससे मरे हुए सोल्जर्स की गिनती आसानी से हो पाती थी। लाशों के बीच उसे अपने दोस्त लुडविग का चश्मा मिलता है। ये देख पॉल काफ़ी डरने लगता है। वो देखता है वहाँ लुडविग की लाश पड़ी थी। रात में ही बॉम्बिंग की वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये देख पॉल रोने लगता है, क्योंकि उन्हें यहाँ आए एक दिन भी नहीं बीता था और उसने अपने एक दोस्त को खो दिया। इस जगह एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा था और न जाने कितने दिन यहाँ और बिताने होंगे। वहाँ से दिन बीत गए। हम 7 नवंबर 2018 का दृश्य देखते हैं। हम एक जर्मन ऑफिशियल मथियास एर्जबर्जर को देखते हैं। वो आज जर्मन हाई कमांड आया था। वहाँ मीटिंग रखी थी। वो जर्मन हाई कमांड के सामने जंग को रोकने का मुद्दा रखता है। वो कहता है कि वो हेड ऑफ अलाइड पावर से मिलने जाएगा और उनके सामने जंग को ख़त्म करने का प्रस्ताव रखेगा, जिसे हम आर्मिस्टिक पीस एग्रीमेंट कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं
पॉल और उसके दोस्तों को कैंपेन भेज दिया गया है जो वेस्टर्न फ्रंट से थोड़ी दूरी पर था, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से उसी तरह लड़ रहे थे। एक तरह उनके लिए ये एक ब्रेक था। पॉल के साथ कैट भी था। अब उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो जाते वक्त एक फार्म से एक बतख चुरा लेते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी दिन हो गए थे भरपेट खाना खाए हुए। वहाँ वो मीट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। वहाँ उन्हें एक और काफ़ी पुराना सोल्जर मिलता है, उसका नाम जेडन था। उनमें अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसी दिन काम करते वक्त वो देखते हैं उनके कैंप के पास से 3 लड़कियां गुजर रही थी। वो वहीं पास के ही फार्म में रहते थे, जवान और खूबसूरत भी। शायद वो फ्रेंच थे। उन्हें देख सबकी सांसें थम जाती हैं। इतने दिनों बाद किसी महिला को देखता है। लोगों को अपने घर की याद आने लगती है, अपनी पत्नी और अपने प्रेमी की, जिन्हें छोड़ वो इस जंग में आए हैं। फ्रॉन्ज भागता हुआ उनके पास जाता है और उनका सामान उठाने में उनकी मदद करता है। सभी फ्रॉन्ज के दिल का दर्द समझ रहे थे। उसका दोस्त एल्बर्ट उसे आवाज़ देता है। एल्बर्ट ठीक से उसे आवाज़ भी नहीं दे पा रहा। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। इतने दिनों बाद अपने दोस्त को इतना खुश देखा था। फ्रॉन्ज उनके साथ चला जाता है। सब थोड़े मायूस हो जाते हैं कि न जाने कब जंग ख़त्म होगी और वो कब अपने चहीते लोगों से मिल पाएंगे। वहीं जेडन बिंदास ज़िंदगी जीना चाहता है, जहां उसे किसी भी चीज़ की कमी न हो। हम देखते हैं पोस्टमैन सभी के लेटर लेकर आया था। किसी के माता पिता के लेटर, किसी की पत्नी, किसी की प्रेमिका, जिसका हर सोल्जर को इंतज़ार होता था। उस पत्र में उसके घर की एक महक होती थी, एक जज्बात होता था। किसी तरह कैट अपना लेटर लेता है। यहाँ पॉल अपने घर को पत्र लिख रहा था कि यहाँ सब ठीक है, थोड़ी मुश्किलें तो हैं, पर वो एडजस्ट कर रहा है। शायद जंग ख़त्म होते ही वो लौट आए। वहाँ कैट आ जाता है। वो अपना लेटर लिए हुए था, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। वो तो एक मामूली सा मूछी है जो जूते चप्पल सिल अपना गुजारा करता था। वो लेटर पॉल को पढ़ने को देता है। वो लेटर कैट की पत्नी ने लिखा था। वो उसे याद कर रही थी। दिन बीत रहे हैं, न जाने कितने मौसम आए और चले गए, पर तुम्हारे आने की कोई खबर नहीं आई। शाम जब भी खिड़की से डूबते सूरज की तरफ देखती हूँ, मुझे साथ बिताए हुए सारे पल याद आते हैं, पर मैं इंतज़ार में हूँ। शायद तुम्हारे लौटने की खबर जल्द आए। कई सोल्जर्स बहाने से घर आ जाते हैं, पेट में दर्द की शिकायत लेकर। क्या तुम कोई ऐसा बहाना लेकर नहीं आ सकते? ये सुन कैट के चेहरे पर एक उदासी छा जाती है, जिसमें एक दर्द छिपा था। उस लेटर में लिखे हुए कुछ आखिरी शब्द जिसे पढ़ पॉल काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। उसकी पत्नी इस हफ्ते उनके बेटे की कब्र पर जाने वाली है और हमेशा की तरह उसके पसंद की कहानी उसे पढ़कर सुनाएगी। अगले साल दोनों अपने बेटे का 10वां जन्मदिन साथ मनाएंगे। ये सुन कैट एक बार फिर दुखी हो जाता है। वो पॉल से कहता है, न जाने ये सब कैसे ख़त्म होगा और वो घर कब लौटेगा, पर इसका जवाब पॉल के पास भी नहीं था। पर यहाँ से लौटने के बाद भी वो एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि जंग के ज़ख्म ज़िंदगी भर उनके साथ रहने वाले हैं। रात बैरक में फ्रॉन्ज आता है। वो अपने साथ उस लड़की का दिया हुआ स्कार्फ ले आया था। वो उस स्कार्फ को महसूस करवाने के लिए पॉल को देता है। उसकी महक उसे अपने घर की याद दिला रही थी। रात बीत जाती है। सुबह पॉल और उसके दोस्तों को एक मिशन पर भेजा जाता है। उनके साथ कैट भी था। उन्हें 60 नए रिक्रूट्स मिसिंग सोल्जर्स को ढूंढना था, जो फ्रेंच बॉम्बिंग के बाद लापता हो गए थे। उन्हें सभी सोल्जर्स मिल जाते हैं, पर मरे हुए। बॉम्बिंग में जहरीली गैस थी और उन सोल्जर्स ने वक्त से पहले अपना मास्क उतार दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। इतने लाशों को एक साथ देख वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ ट्रेन में हम जर्मन ऑफिशियल मथियास एर्जबर्जर को देखते हैं, जो आर्मिस्टिक समझौते के लिए फ्रेंच ऑफिशियल से मिलने फॉरेस्ट ऑफ कैंपेन जा रहा है, क्योंकि रोज़ कई सोल्जर्स रोज़ मारे जा रहे थे और जंग का कोई हल नहीं निकल रहा। इसलिए उन्हें जल्द ही जंग को रोकना होगा, क्योंकि जंग में उनका देश जर्मनी आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहा था, जिसमें आम नागरिक सफ़र कर रहे थे। रात बैरक में एक ऑफिसर आकर सबको उठाता है और वेस्टर्न फ्रंट पर चलने को कहता है। वो सब फिर उसी जगह आ जाते हैं, पर इस बार बचना मुश्किल सा लगता है। पॉल और उसके दोस्त एल्बर्ट के चेहरे पर हम डर को साफ देख पाते हैं। एल्बर्ट पॉल की तरफ देख मुस्कुराता है, फिर मिलना होगा भी या नहीं। सुबह ट्रेन फॉरेस्ट ऑफ कैंपेन पहुंच जाती है, जहां जर्मन ऑफिशियल मथियास एर्जबर्जर अपनी टीम के साथ था। वहां वो सुप्रीम अलाइड कमांडर फर्डिनेंड फॉच से मिलते हैं। मथियास बताता है कि वो जंग में सरेंडर करना चाहते हैं, क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है
और साथ ही उनकी सारी शर्तें भी मानने को तैयार है। फर्डिनेंड फॉच उसकी बातों से सहमति जताता है, पर वो जर्मन को 72 घंटे का टाइम देता है, तब तक वो सारी शर्तें अच्छे से पढ़ ले। पर मथियास को लगता है 72 घंटे काफ़ी ज़्यादा है, तब तक तो उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। यहाँ हम देखते हैं सभी जर्मन सोल्जर्स फ्रेंच फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ही देर में वो फ्रेंच ट्रेंचेस के भीतर पहुँच जाते हैं। जेडन और कैट देखते हैं वहाँ काफ़ी सारा खाना रखा हुआ है। पॉल भी वहीं था, पर उसके दोनों दोस्तों का पता नहीं। तभी अचानक से उन्हें महसूस होता है ट्रेंचेस के बंकर हिल रहे हैं, शायद कुछ बड़ा होने वाला था। वो तुरंत बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं सामने से फ्रेंच टैंक्स आ रही हैं और काफ़ी सारे फ्लेम थ्रोवर्स थे। उनके सामने इनके गन्स किसी काम के नहीं थे। जान बचाने के लिए भागने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। कैट पॉल को वहाँ से निकलने को कहता है। वो सभी ट्रेंचेस से निकलकर दूसरी तरफ भागने लगते हैं। फ्रांज अपनी टुकड़ी से अलग हो गया था। फ्रेंच सोल्जर्स एल्बर्ट को पकड़ लेते हैं। एल्बर्ट उन्हें सरेंडर करता है, पर वो उसे फ्लेम थ्रोवर से जला देते हैं। पॉल दूर से ये सब देख रहा था। उसका दोस्त मरने वाला है और वो कुछ कर भी नहीं सकता। कुछ देर के लिए तो उसकी सांसें रुक सी गई। कैट उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। भागते वक्त कैट उससे अलग हो जाता है। वहीं पॉल एक गड्ढे में गिर जाता है। वहाँ एक फ्रेंच सोल्जर था। वो पॉल को मारने जाता है। उससे पहले पॉल उस पर लगातार चाकू से कई हमले करता है, पर पॉल देखता है वो सोल्जर मरा नहीं और वो तड़प रहा था। उससे उसकी चीखें नहीं सुनी जा रही थी। ये देख वो रोने लगता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। अब उसे उस सोल्जर पर तरस आने लगा। वो अपने पास से एक कपड़े का टुकड़ा लेकर उसके जख्म पर लगाता है, जहाँ से उसका काफ़ी खून बह चुका था, और वो सोल्जर थोड़ी देर में दम तोड़ देता है। पॉल उसकी जेब में देखता है, उसमें कुछ लेटर्स थे और एक तस्वीर जिसमें उसकी पत्नी और बेटी थी। ये देख उसे काफ़ी अफसोस होता है, पर शायद लोग इसे ही जंग समझते हैं। पॉल काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उस सोल्जर से लिपट जाता है। एक तरह से वो उस सोल्जर से माफ़ी की उम्मीद कर रहा था। अब शाम हो गई थी, सब कुछ शांत हो चुका था, पर इस शांति से पहले का मंजर काफ़ी खौफनाक था। शाम वो लाशों के बीच से गुजरता हुआ अपनी यूनिट के पास पहुंच जाता है। वहां सभी घायल जर्मन सोल्जर्स को रखा गया था। हर कोई दर्द में चीख रहा था। हर तरफ बस शोर सुनाई दे रही थी। वहां घायल सोल्जर्स के बीच पॉल जेडन को देखता है। वो काफ़ी बुरी तरह जख्मी था। उसके पैर के 2 टुकड़े हो गए थे। जेडन कहता है कि वो डॉक्टर्स को अपने पैर नहीं काटने देगा, क्योंकि वो एक अपाहिज की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। पॉल को उसके लिए काफ़ी दुख होता है और उसे दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। जेडन उसे उसके दोस्त फ्रांज का स्कार्फ देता है, जो जंग में मारा गया। ये देख वो दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके सारे दोस्त मारे गए थे। अब वो अकेला ही बच गया था। वहाँ पॉल कैट से मिलता है। कैट अभी भी जिंदा था। वो दोनों खाना लेकर जेडन के पास आते हैं। पॉल उसे स्पून देता है खाने के लिए, पर जेडन काफ़ी उदास था। वो उस स्पून से लगातार अपने गर्दन में कई हमले करता है और ज़्यादा खून बहने से उसकी मौत हो जाती है। जेडन अपाहिज होकर किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने हाथों ही अपनी जान लेना उचित समझा। जेडन की मौत का दुख दोनों के दिमाग पर काफ़ी गहरा असर करता है। अभी पॉल अपने दोस्तों के ज़ख्म से उभर ही रहा था कि उसे एक नया ज़ख्म दे दिया। पॉल फ्रांज के स्कार्फ को गले लगा के सो जाता है। यहाँ जर्मन सरकार अलाइड पावर के सारे शर्तें मानने को तैयार हो जाती है और वहाँ सभी आर्मिस्टिक ट्रीटी के दस्तावेजों पर साइन कर अपनी सहमति जताते हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम दस्तखत किए जाने के 6 घंटे बाद से इफेक्ट में आएगा, यानी कि 11 नवंबर को 11 बजे जंग को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। जर्मन ऑफिशियल मथियास अर्जबर्जर की बात से सहमति जताता है, पर जर्मन जनरल फ्रेडरिक इस संधि से खुश नहीं था। सुबह कैट रेडियो पर अनाउंसमेंट सुन रहा था कि आज 11 बजे के बाद जंग खत्म हो जाएगी और सब अपने घर जा पाएंगे, पर कैट उदास है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि जंग खत्म हो चुका है। कैट और पॉल पास के फार्म से बतख चुराने चले जाते हैं, जहाँ से उन्होंने पहले चुराया था। पॉल कहता है एक बार जब दोनों घर पहुँच जाएंगे तो मिलकर कुछ बड़ा काम करेंगे, पर कैट कहता है कि वो एक मामूली सा जूते सिलने वाला मोची है, उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, और पॉल तो यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो उन दोनों की जोड़ी बनने का सवाल ही नहीं है। कैट उसे यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ाई पूरी करने को कहता है, क्योंकि अभी उसे जीवन में देखने को बहुत कुछ है।
दोनों उस फार्म में जाते हैं। इस बार पॉल फार्म के भीतर जाता है, पर उस फार्म के मालिक का बेटा अपने पिता को खबर देता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। पर पॉल ने कुछ अंडे चुरा लिए थे। उस फार्म मालिक का बेटा उन्हें काफ़ी नफ़रत भरी नज़र से देख रहा था। वो दोनों उस कच्चे अंडे को पी जाते हैं। कैट जंगल में अकेले टॉयलेट के लिए जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उस मकान मालिक का बेटा पीछे खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी। वो कैट को शूट कर वहाँ से भाग जाता है। गोली की आवाज़ सुन पॉल वहाँ आया। उसने देखा कैट को गोली लगी है और खून भी काफ़ी बह रहा था, पर कैट ऐसे दिखाता है जैसे कोई गहरा जख्म नहीं। थोड़ी देर बाद कैट बेहोश हो जाता है। पॉल उसे उठाकर अपने कैंप डॉक्टर के पास ले जाता है। उसे वहाँ देखने के बाद डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देता है। रास्ते में ही लाते वक्त कैट ने दम तोड़ दिया था। पॉल एक बार फिर दुखी हो जाता है कि वो आज घर वापस लौटने वाले थे। कैसा दुर्भाग्य है ये। वहाँ उसकी पत्नी घर पर उसका इंतज़ार कर रही होगी, जो कि अकेली है। उन्होंने अपने 10 साल के बेटे को पहले ही खो दिया था, पर पॉल किसी तरह खुद को संभाल लेता है। यहाँ जनरल फ्रेडरिक सभी सोल्जर्स को इकट्ठा करता है। वो युद्ध रुकने से खुश नहीं था। उसके स्पीच में एक नफ़रत साफ झलक रही थी। वो कहता है लैटियर पर हक सिर्फ जर्मनी का है, इसलिए हम फ्रेंच ट्रूप्स पर अटैक करेंगे। क्योंकि 11 बजने में अभी भी वक्त बाकी था, पॉल फिर से उदास हो जाता है, पर उसके दिल से अब डर ख़त्म हो चुका था। क्योंकि उसके सारे दोस्त यार तो इस जंग में शहीद हो गए, तो अब डर किस बात का। अगर ज़िंदा लौट गया तो ये गिल्ट ज़िंदगी भर उसके साथ होगा। वहाँ कई सोल्जर्स लड़ने से मना करते हैं क्योंकि जंग ख़त्म हो गई थी, तो अब लड़ने का क्या फ़ायदा। हम देखते हैं सभी सोल्जर्स ट्रेंचेस की तरफ निकल जाते हैं। वहीं वेस्टर्न फ्रंट जो किसी पिशाच की तरह सब कुछ अपनी आगोश में लेने को ताक लगाए बैठा है। यहाँ फ्रेंच ट्रूप्स काफ़ी शांति से 11 बजने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी जर्मन सोल्जर्स उनके ट्रेंचेस पर अटैक कर देते हैं। वहाँ पॉल की एक फ्रेंच सोल्जर से फाइट शुरू हो जाती है। उसने पॉल का चेहरा कीचड़ में धंसा दिया था, पर किसी तरह पॉल उसके चेहरे पर हमला कर बच जाता है। पॉल उससे लड़ ही रहा होता है कि एक फ्रेंच सोल्जर पीछे से उसके शरीर को बंदूक में लगी नाइफ से आर पार कर देता है। उसी वक्त हम सुनते हैं कि सायरन बजता है। 11 बज चुके थे और जंग पर युद्ध विराम लग गया था। अगर कुछ सेकंड और देर हो जाती तो पॉल जिंदा होता। पॉल को इस हालत में देख सामने खड़े फ्रेंच सोल्जर को काफ़ी दुख होता है। पॉल बंकर से बाहर आता है। बाहर एक खामोशी छाई थी। हवा में हर तरफ राख उड़ रही थी और वो वहीं बैठ जाता है, क्योंकि इन सभी जंगों का कोई परिणाम नहीं निकला। यहाँ हम उसी ट्रेंच में एक यंग फ्रेंच सोल्जर को देखते हैं। उसे सभी के बैचेस कलेक्ट करने को कहा जाता है। बैचेस कलेक्ट करते हुए उसकी नज़र पॉल पर पड़ी, जो मर चुका था। वो उसके हाथ में पड़ा हुआ स्कार्फ देखता है, जो कि फ्रांज का था। वो सोल्जर उस स्कार्फ को लेकर अपने गले में बांध लेता है और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, देखा आपने कैसे उस जनरल के एक ऑर्डर से कितने सोल्जर्स की जान चली गई, सिर्फ 15 मिनट की जंग के लिए। अगर वो उन्हें जंग पर नहीं भेजता तो सभी सोल्जर्स की जान बच सकती थी और पॉल अब तक ज़िंदा होता। इस तरह के होते हैं लीडर्स और राजनेता। अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। न उन्हें किसी अंजाम की फ़िक्र होती है, न ही किसी की जान की। जहाँ तक मैंने इतने सारे जंगों का अध्ययन किया है, तो निष्कर्ष पर आया कि किसी भी जंग का कोई मतलब नहीं निकला। हर युद्ध में बस मारा गया सिपाही और आम नागरिक। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 का कोई मतलब नहीं निकला, उसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 भी। ये फिल्म हमें जर्मन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है और ये एक बेहतरीन एंटी वॉर फिल्म है। जर्मनी की तरफ से इस फिल्म को 2023 ऑस्कर में भेजा गया है और मैं उनके इस फैसले से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि ये ऑस्कर पोटेंशियल फिल्म है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।